मिसाल के तौर पर एक खातून कहती है कि भाई मेरी जेब में पैसे ही नहीं होते, तो ये भी कोई सेल्फ है, मतलब जेब में पैसे होने चाहिए। तो एक अर्निंग इंडिविजुअल की जो सेंस ऑफ सेल्फ है और नॉन अर्निंग की, किसकी ज़्यादा स्ट्रांग होगी? अर्निंग वाले की ज़्यादा स्ट्रांग होगी। वो उसको डिटर्मिन कर रहा है, वो उसकी चॉइसेस को डिटर्मिन कर रहा है, वो उसके एम ऑफ लाइफ को डिटर्मिन कर रहा है, उसके टाइम को कहाँ यूज़ होना है वो उसको डिटर्मिन कर रहा है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता हो, आप ये जाने कि आप मतलब आपकी लाइफ में ये फेज़ आएगा, आपको पता हो कि अच्छा ये ऐसे है। यानी जब हमें पता होगा तो हम सोच समझ के कुछ डिसाइड करेंगे। क्या ख्याल? अगर हमें नहीं पता होगा तो हम माइंडलेसली करेंगे, अननोइंगली करेंगे। क्या ख्याल? अच्छा, आप में से किसी ने वो E.F. शूमाकर का नाम सुना है? सुना है E.F. शूमाकर? क्यों सुना है उसका नाम? कहाँ से सुना? शू का तो अलग ज़रूर सबने सुना होगा। शूमाकर कौन है? हाँ, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। बहुत अच्छा। कौन है ये? कौन है ये? दो थे, एक ब्रैंडन रसल और शूमाकर के रिलेटेड थे, सेल्फ रिलायंस से रिलेटेड आर्टिकल को मैंने पढ़ा। शूमाकर जो है ना, उसने किताब लिखी थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस वक्त जो दुनिया जिस नोशन पे खड़ी है उसको उसने सवाल किया था। उसने मतलब इस वक्त हम कह रहे हैं बिग इज ब्यूटीफुल, उसने कहा था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ज़रूरतें भी तो बढ़ती जा रही हैं। ज़रूरतें बढ़ रही हैं। और आइवन इलिच का नीड वाला किसने पढ़ा है? आइवन इलिच का नीड वाला मजमून किसी ने पढ़ा है? कोर्स में पढ़ा है? पढ़ा है? जो डेवलपमेंट डिक्शनरी में से मिला होगा। हाँ, तो नीड कैसे डिफाइन होती है? नीड क्या होती है? मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे एक वाक़या याद आ गया। आप एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया। उसने कहा कि भाई मेरे पास, मैं गरीब हूँ, मेरी हेल्प करें, मेरे पास नहीं है कुछ खाने को और मेरी फैमिली भी है, तो मुझे उसने अपनी हेल्प के लिए आया। इस वक्त की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी उसको क्या करेगी? अगर ये ऐसा कोई बंदा आपके पास आए तो हमारी सोसाइटी में उसको क्या कहेंगे? अच्छा, और क्या करेंगे उसको? अगर हम कुछ करना चाहें तो क्या करेंगे? हेल्प कर देंगे। हेल्प कैसे करेंगे? पैसे दे देंगे, या तो पैसे दे देंगे या फिर हम सैलानी का पता बता देंगे, कोई ऐसी चैरिटी का पता बता देंगे, या फिर हम हेल्प कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि तुम्हारे पास कुछ है। अब इसके अंदर बहुत अहम सिंबॉलिज्म है इस पूरे वाक़े के अंदर। इसको ज़रा सा हम अनपैक करते हैं कि इसमें है क्या। तो उस बंदे ने कहा नहीं मेरे पास, उसने सोचा कि मेरे पास, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कोई ख़ास चीज़ है ही नहीं। फिर उससे पूछा कुछ होगा तुम्हारे पास, कोई चीज़ है तुम्हारे पास? तो उसने कहा, उसको याद आया कि हाँ मेरे पास एक छोटा सा बोल है, पुराना सा, एक तो पानी पीने का, एक जिसमें मैं पानी पीता हूँ, उस बोल में मैं पानी पीता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम वो ले आओ।
ठीक है, वो बंदा वो लेकर आ गया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंपेनियंस से कहा कि तुम में से कौन इस बोल को 2 दरहम में खरीदेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ होगा, कंपेनियंस ने इस अनाउंसमेंट पे क्या किया होगा, फ़ौरन ख़रीदा होगा। जाहिर सी बात है, सबकी ख्वाहिश होगी कि भाई मैं करूं, ये मुझे ये ऑनर मिले। और फिर जब वो अमाउंट आया, 2 दरहम में उसे बेचा, और जो अमाउंट आया उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 1 दरहम में जाके अपनी फैमिली के लिए जो भी उन्हें फूड वगैरह ले जाओ उनके लिए, और 1 दरहम में तुम उससे टूल्स खरीदो और उन टूल्स से कुछ काम करो। हाथ से काम कर सकते हो ना तुम, तो टूल्स से तुम काम करो और फिर उससे तुम अपनी अर्निंग शुरू करो। इसके अंदर जो बहुत अहम बात है वो ये कि हम अपनी पॉवर्टी से बाहर निकलने के लिए एक उसूल इसके अंदर मिला हुआ है। अगर इंसान पॉवर्टी हो ना, एक बिल्कुल बहुत ही बुरे हाल में पहुंच गया है, बैंकरप्सी हो गई है उसकी, तो पहले उसको ये जायजा लेना होगा कि उसके पोजीशन में क्या 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 है, उसके पास माल क्या है, एग्जिस्टिंग स्टॉक टेकिंग करनी होगी उसे। उस बंदे का जिसका टोटल एसेट एक छोटा सा बोल था, उसको अपने एसेट्स छोड़ने पड़ेंगे। और उसके बाद अच्छा आप सोचें कि ये गरीब आदमी था। अब एक और बात आप सोचिए, नीड, अब किसी ने कहा ना नीड क्या होती है, तो ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि भाई तुम पानी पीना है ना, तो हाथों में भी तो पानी लेके पी सकते हो। तो तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस ये बता रहे हैं और ये बोल तुम्हारी नीड नहीं है, और तुम अपनी नीड को छोड़ो, जिसको तुम नीड समझे हुए हो, और उसको फिर तुम निकालो, और उससे जो तुम्हें मिल रहा है उससे फिर तुम अपनी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करो, और इकोनॉमिक एक्टिविटी तुम अपने हाथों को इन्वॉल्व करके करो। ये बहुत कंप्लीट मॉडल हो सकता है। ये आज की दुनिया में इससे रिलेट करना मुश्किल हो रहा हो कि पता नहीं हम कौन से दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें नजर आएंगे। तो जो अच्छा उसके बाद उसकी लाइफ ये काफ़ी सेटल हो गया, वो जो उसकी इकोनॉमिकली इसके नतीजे में काफ़ी बेहतरी आ गई। तो अभी इस वक्त हमारी जो सोसाइटी है वो क्या करती है कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो परसेप्शन ऑफ नीड है वो बहुत, जैसे आपने कहा ना, नीड्स हमारी बहुत बढ़ गई हैं। असल में हमारी नेसेसिटीज़ बढ़ गई हैं और हमने कुछ चीज़ों को अपनी नेसेसिटी बनाया हुआ है। हमारी डिपेंडेंस ओवर थिंग्स बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और उसकी नतीजे में हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। उसके नतीजे में हमारा जो, अगर वो उस कपल की बात करते हैं, वो जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, MBA, दोनों ने MBA किया हुआ है, उनकी पोटेंशियल इनकम 3 लाख रुपए होगी, 300,000 रुपीज़, ठीक है। तो अगर उन दोनों ने MBA किया हुआ है, अगर वो दोनों अपनी पोटेंशियल इनकम को अचीव करने की कोशिश करें, वो ये सोचेंगे भाई हमारी जो पोटेंशियल इनकम है, जितना हम दोनों मिलकर कमा सकते हैं उतना तो कमाना चाहिए ना। तो इसमें कोई नुकसान होगा क्या? क्या होगा? तो हो सकता है वो प्लान करें बच्चे ही नहीं पैदा करो। बच्चे तो मुसीबत होते हैं, सुबह टाइम पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि रात भर शोर करते हैं, तो बच्चे पैदा ही नहीं करते। हाँ, पैसे कमाने का फायदा क्या होगा? ये बहुत अहम, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। ये जो अब आपके जहन में आ रहा है ना, बहुत अहम बात है।
इस वक्त की सोसाइटी जिस तरह ऑपरेट हो रही है उस पे इतना ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है मार्केट फोर्सेस का, वो आपकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इन्फ्लुएंस तो छोटा लफ्ज़ है, गवर्न कर रहा है आपकी चॉइसेस को, आपको गवर्न कर रहा है। और हम मार्केट के पैराडाइम में खड़े होकर अपने डिसीजंस लेते हैं। हमारी एजुकेशन भी मार्केट का इंसान मतलूब पैदा करती है, और हम खुद भी मार्केट की जो मार्केट इकॉनमी के अंदर हम देखते हैं कि मैं किस तरह से मार्केट इकॉनमी का फेवरेट बन जाऊं। तो ये बहुत अहम बात है कि इस तरह कोई इंसान सोचे और कहे कि नहीं, अगर ये अच्छा, अगर इनके बच्चे नहीं होते तो इस लाइफ का क्या हासिल है, और अगर क्योंकि बच्चे नहीं होते तो शादी क्यों की थी इन्होंने। सर क्या पता वो मतलब चैरिटी में दे रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हो। हाँ, तो ये भी बिल्कुल मुमकिन है। हो सकता है कि ये कहें कि हम दोनों अपनी जो भी अर्निंग करेंगे उसका 50% चैरिटी में दे देंगे। तो वो एक्चुअल बच्चों को हेल्प कर रहे हो, मतलब हाँ, हो चलें। हो सकता है कोई ऑर्फेनेज खोल लें ये और कहें कि भाई हम अपने बच्चे नहीं पैदा कर रहे लेकिन हमने ऑर्फेनेज खोल लिया और उस ऑर्फेनेज को हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी दिन रात कमाते हैं, रात को देर से घर आते हैं क्योंकि ज़्यादा कमाना है, संडे भी देते हैं, 7 डेज कमाते हैं ताकि ऑर्फेनेज को अच्छी तरह चलाएं और ऑर्फेनेज के अंदर अच्छी फैसिलिटीज़ दे दें। हाँ, कुछ लोग लेकिन अगर ऐसा कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप ज़्यादा कमाने के उस पर लग जाते हैं तो आप में अर्जेंसी होती है हर कुछ चीज़ करने की। आप में एक सुकून नहीं होता कि वही ना कि द मोस्ट रिच पर्सन इज़ द मोस्ट से फील कर अपनी इनसिक्योर फील करता है, वो इनसिक्योरिटी थोड़ी होंगे, वो तो स्पेंड कर रहे हैं, वो उनके पास पैसा थोड़ी एक्सपेक्ट है ना इसका। वो तो बहुत रेयर केसेस है। कोई आप कहें जैसे बिल गेट्स फाउंडेशन है, आपको पता है ना वो दुनिया की सबसे बड़ी, मतलब इस वक्त वो फिलंथ्रॉपी कितनी है उनकी, आपको पता है? ये नहीं पता। उन्होंने उनका आपने लेटर पढ़ा है वो जो हर कुछ अरसे के बाद 2-4 साल बाद आता है, वो देखा है कोई? आप देखिएगा वो उन्होंने वो पूरा उनका बड़ा ज़बरदस्त विजन भी है। तो अगर कोई आदमी ऐसा कोई काम करता है तो क्या प्रॉब्लम है? सोचें। देखिए एक बात और समझ लें, इंसान के अंदर ना 3 कीमती, हम उसे, मैं उर्दू में एक लफ्ज़ कहता हूँ जौहर, इंग्लिश में उसे कहते हैं एसेंस। ठीक है, इंसान का जो एसेंस है वो जिन चीज़ों में है ना, यानी उसमें एक चीज़ है उसका क्रिएटिव पोटेंशियल, ये बहुत ज़बरदस्त है। क्रिएटिविटी जिसे हम कहते हैं बहुत ज़बरदस्त, उसके अंदर उसकी इंडिविजुअलिटी आ जाती है, उसके अंदर उसके आइडियाज़ आ जाते हैं, उसके अंदर उसकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें उसकी इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ भी आ जाती हैं, लेकिन उसका क्रिएटिव पोटेंशियल, उसकी एक और चीज़ है, एक और डायमेंशन है उसको हम कहते हैं उसका रिलेशनशिप पोटेंशियल, लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाना, रिलेशनशिप। और एक और तीसरी चीज़ है जो उसके अंदर सबसे कीमती है, वो है गॉड कॉन्शियसनेस। तो जब इंसान एक ऐसी लाइफ गुजारेगा जिसमें अपनी सारी एनर्जी कमाने में लगा देगा, तो उसके पास लाइफ के पर्पस और लाइफ की मीनिंगफुलनेस पे सोचने के लिए कुछ नहीं होगा। जब ये नॉर्दर्न एरियाज में अर्थक्वेक आया था, याद है किसी को? आप लोग क्या कर रहे थे उस दिन? कौन सी क्लास में थे जब वो नॉर्दर्न एरियाज में अर्थक्वेक आया था? 2005। सो रहे थे, जाग रहे थे? अच्छा, वहाँ पर हुआ ये कि कुछ लोगों ने ये सोचा कि ये जो बहुत सारे बच्चे हैं, मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपको अर्थक्वेक के, जो कुछ लोगों ने ये सोचा कि उसमें बहुत सारे लोग, आपको याद होगा कि कितना बड़ा मैग्नीट्यूड था, कितने लोग डिस्प्लेस हो गए थे, कितने घर वर होमलेस हो गए थे, याद है? कितने उसमें बच्चे जो हैं वो उनके पेरेंट्स
चले गए थे, ये बहुत एक ह्यूज वो था। तो उसमें कुछ लोगों ने सोचा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ना, वो किसी एरिया में बहुत बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद थे और उनके पेरेंट्स जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे उस पूरी उसमें वाक़े में, इंसिडेंट में। और कोई 300 के करीब बच्चे किसी जगह पर किसी कैंप में बच्चे थे, और ये बिल्कुल इनका कोई था नहीं। तो कुछ लोगों ने सोचा कि इनके लिए हम कुछ करें। वो क्या करें? तो उन्होंने बहुत सारे टॉयज़ जो हैं और बहुत सारी बच्चों की मुख्तलिफ़ चीज़ें, उसमें टॉयज़ थे, उसमें बुक्स थी, उसमें बच्चों की मुख्तलिफ़ जो ज़रूरत की चीज़ें थीं, वो चीज़ें उन्होंने बहुत सारी बड़ी अच्छी हाई क्वालिटी की, बहुत अच्छी, कोई ऐसी नहीं कि घर की बची हुई चीज़ें फेंक रहे हों, अच्छी क्वालिटी की बहुत हाई फिनिश्ड और अच्छी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने अरेंज की और उन बच्चों को जाके वो पहुंचा के आ गए, किसी के ज़रिए भिजवा दी। और उसके बाद ये देखा, यानी प्रॉब्लम ये हुआ, कुछ लोग वहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने ये देखा कि वो बच्चे जब इनके पास ये चीज़ें आई तो थोड़ी देर के लिए तो इनके अंदर इन्वॉल्व हुए, लेकिन उसके बाद ज़्यादा, मतलब जो जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इन बच्चों की लाइफ में अब खुशी आ जाएगी और जितने ये डिस्टर्ब्ड हैं अब ये सेट हो जाएंगे, ऑब्जर्व ये किया गया कि ये बच्चे और ज़्यादा अप हो गए। इन्होंने, मतलब अब फूड अवेलेबल है अच्छी, लेकिन इनका खाने का दिल नहीं चाह रहा, ये खामोश हैं। और फिर इसके ऊपर एक थोड़ी सी एक्सरसाइज हुई कि क्या वजह है, क्यों ये बच्चे, आप बता सकते हैं क्या वजह होगी? गार्डियन की तरफ से ट्रॉमा में है ना बस। एक तो ट्रॉमा में है, और मटेरियल हमने उनके गम को मटेरियल से कॉम्पनसेट करने की कोशिश की ना, उनको चीज़ें दे दी ना जाके। आपको उन बच्चों को प्रेजेंस की ज़रूरत है, कोई आए और उनसे मिले, उन्हें गले लगाए, उनसे बातें करे, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करे। जब लोग किसी ऑर्फेनेज को विज़िट करते हैं ना और उसमें चीज़ें बांट के आ जाते हैं, तो उससे उन बच्चों की इमोशनल नीड्स एड्रेस नहीं होती। इमोशनल नीड्स एड्रेस होती हैं जब उनके साथ रिलेशनशिप में कोई आता है। मतलब या तो कोई वो बच्चा अडॉप्ट कर ले, वो कहे कि ये बच्चा मैंने ले लिया, या ये इस बच्चे को ये मैं अपने साथ रख रहा हूं, वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि वो उसको ज़रूरत होती है एक ऐसी बॉन्डिंग और एक ऐसे रिलेशनशिप में आने की। आप उसे खर्च करके पूरा नहीं कर सकते। क्या ख्याल है? तो आपको पाकिस्तान में, कराची में नज़र आती हैं बहुत सारी फैमिलीज़ जिनके अंदर पेरेंट्स अनअवेलेबल हैं और मेड्स और केयर गिवर्स और डे केयर सेंटर्स नज़र आते हैं। तो ऐसे लोग बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? इसलिए कि वो अपने अर्निंग पोटेंशियल को अचीव करना अपनी सक्सेस समझते हैं। एक आदमी सोचता है कि जब मैं 2 लाख रुपए कमा सकता हूं तो क्या मैं पागल हूं कि नहीं कमाऊं? मुझे कमाना है, मुझे अपनी फुल पोटेंशियल पे जाके कमाना है। और ऐसा वो क्यों बनता है? इसलिए कि मार्केट फोर्सेस उसकी चॉइसेस को डिटरमिन करती हैं। वो ये नहीं सोचता कि रिलेशनशिप और प्रेजेंस ये इंपॉर्टेंट है। क्या ख्याल फील होता है? तो इन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपके जहन में और नहीं है कोई? चले हम इसको आगे। हाँ, बात कर रहे थे ऑर्फनेजेस की, जो ओल्ड एज हाउसेस होते हैं वो भी तो सेम आइडिया है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आपने कपल की एग्जांपल दिया, वो बच्चे नहीं करें तो आई एम श्योर उनके पेरेंट्स तो होंगे, कोई तो होगा ना जिनको टाइम दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर पोटेंशियल अर्निंग, सो दे कुड डू दैट। और फिर लाइफ को बिल्कुल आइसोलेट तो नहीं हो पाती दो लोगों की तरफ। सर लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तान की अगर बात की जाए, जैसे अगर वो लोग 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो हो सकता है वो खर्च 1 लाख ही कर रहे हो, लेकिन वो जो 2 लाख रुपए वो अनसर्टेनिटी के लिए है। लेकिन यूरोप में अगर आप जाके देखें तो वो अगर 3 लाख कमा रहे हैं ना तो वो 3 लाख खर्च करते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी मांगा है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो थी उनका इंश्योरेंस सिस्टम क्या होता था याद है?
ये ऐसी कोई चीज़ स्टडी हुई है? वो कैसे, सोशल सिक्योरिटी क्या होती थी उनकी? The article they give to economy badly there. कि अगर उनका कोई लॉस हुआ है तो उनकी सोसाइटी उनकी हेल्प करेगी। सोसाइटी, पूरी फैमिली मिलके उनकी हेल्प करेगी। मतलब उनके अंदर बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा थी कि उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनका ख़ानदान, उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनकी कम्युनिटी, उन सब की जो आपस में बॉन्डिंग और आपस में जो सपोर्ट थी वो अनकंडीशनल थी। देखें, एक सोशल सिक्योरिटी ये होती है कि अगर मेरा पड़ोसी भूखा सोया तो मुझसे पूछा जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो सोसाइटी डेवलप होती है ना, उसकी सोशल सिक्योरिटी किसी और तरह होती है। और ये वाली जो है ये बिल्कुल अलग है, बहुत फ़र्क है इसमें। क्या ख्याल है या नहीं है? तो कोई आप लोग चाहेंगे मैं आपको कुछ पढ़ने के लिए या कोई ऐसी चीज़ें बताऊं जो आप इस पे जान सकें? या आप में से कौन कौन, बल्कि चले मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछता हूं। आपके ख्याल में किसी बंदे की शादी किस एज में होनी चाहिए? सर 24। हाँ। Whenever the financially stable. Whenever वो फाइनेंशियली स्टेबल हो गया। तो अगर एक फाइनेंशियली स्टेबल 14 साल की एज में हो गया तो उसे स्टेबल भी होना चाहिए। हाँ, Mentally stable भी होना चाहिए because like 14 तो बहुत immature age। चले 16 साल में हो गया तो अब आपने कहा कि नहीं, एज भी अब आपने बताया कि फाइनेंशियली स्टेबल भी हो और 20 को क्रॉस भी करे। सर जितना वो मैच्योर हो, अच्छा, जितना हैंडल, ये एजुकेशन तो किसी को भी मैच्योर नहीं बनाएगी, ठीक है? तो मैच्योरिटी की अगर आप शर्त लगा देंगे तो सब बुढ़ापे में भी शादी नहीं कर पाएंगे, आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैच्योर तो मिलता ही नहीं है ना। मैच्योर, आप मैच्योर नाम का कोई ब्रांड आप निकाल दें, वो मैच्योर की शर्ट पहना हुआ होगा। हो सकता है एक मिल्क हो, उसका नाम हो मैच्योर मिल्क, हमने मैच्योर पीता है। मैच्योर शूज़, मैच्योर स्कूलिंग सिस्टम, मैच्योर पब्लिक स्कूल, मैच्योर यूनिवर्सिटी, मैच्योर के यहाँ मैं MBA कर रहा हूँ। सर इतना मैच्योर है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन। हो सकता है कि हम मैच्योर सोसाइटी बना लें, जैसे गुलशन इकबाल है वैसे गुलशन मैच्योर बना लें। कोई भी नहीं होगा। गुलशन मैच्योर जितना हो सकता है, लेकिन इस वक्त एजुकेशन किसी के अंदर मैच्योरिटी नहीं पैदा करेगी, ये मैं आपको बता दूं। अगर एजुकेशन मैच्योरिटी इंश्योर कर दे तो सिस्टम के लिए खतरा बन जाएगी। जी सर मैच्योरिटी तो सब्जेक्टिव है ना, आप ये कह सकते हैं कि इतना मैच्योर हो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करे। मैच्योर का मतलब मैं किस तरह मैच्योर को डिफाइन कर रहा हूँ? वो इंसान जिससे अपने नफ़ा और नुकसान का पता हो, जो ना धोखा दे ना धोखे में आए, ठीक है? योर एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन what is in your benefit and what is not in your benefit, what is right for you, what is wrong for you, your ability to discriminate between need and want, and your ability to defend yourself from any type of, कह लीजिए, deception। यानी आप डिसीव नहीं हो, ना डिसीव करें ना डिसीव हों। सर इन सब चीज़ों को हासिल करने की तो कोई टाइम ड्यूरेशन होगी नहीं, हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस ही रहेगा। हाँ। आप ये नहीं कह सकते कि आप मुझे पता है कि आप मुझे क्या चाहिए। हाँ, ये अभी मौजूदा एजुकेशन सिस्टम तो इसी एहसास के साथ निकाल देती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बड़ी अहम बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आप में से चलें ये बताएं, ये इन्हीं दोनों का फ़र्क, ठीक है? आप बताएं कि एप्पल जूस जो डब्बे में है और एप्पल, इन दोनों में आपके लिए अच्छा कौन सी चीज़ है? सर डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रांड है। कौन से? अब फर्ज करें सबसे अच्छे ब्रांड का, ऑर्गेनिक है तो फिर सही है, जूस
ऑर्गेनिक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक जूस जो एप्पल का है वो आपको एप्पल से कम बेनिफिट देता है। डू यू नो दिस? मैं एक आप एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं आपको। अब आप इस एक्सपेरिमेंट को कीजिएगा। सेल्फी तो खींचने का एक्सपीरियंस सबका है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आपने सुबह उठने के बाद, बल्कि आपको पहले रात में एक काम करना पड़ेगा। आपको रात में सेब खरीद के, फ्रेश सेब होना चाहिए अच्छे, और आप सेब लाके घर पे रख दें, सेब लाके घर पे रख दें। और उसके बाद ये करें कि रात का जो डिनर है ना, वो आप सोने से 3 घंटे पहले करेंगे। एटलीस्ट 3 आवर्स का गैप होना चाहिए रात के खाने और सोने में। और उसके बाद जब आप सुबह उठें तो आप ब्रेकफास्ट में सिर्फ 2 सेब खाएंगे, आप 2 एप्पल्स, और कुछ नहीं। लेकिन सो के उठ के पहला काम ये करेंगे कि अपनी सेल्फी लेंगे। उसके बाद आप खाएंगे 2 सेब, और फिर दोबारा 2 सेब खाने के बाद अपनी सेल्फी लेंगे। क्या फर्क है? आपको पता लगेगा कि सेब जब हम खाते हैं तो हमारा फेस फ्रेश हो जाता है, फेस रिफ्रेश हो जाता है। इसलिए कि जब सेब चबाते हैं ना, आप च्यू करते हैं, तो ब्लड सप्लाई, आपके चीक्स को एक फ्रेश ब्लड सप्लाई मिलती है। तो आपने एक सेल्फी सेब से पहले और एक सेल्फी सेब के बाद, च्युइंगम से भी हो जाती है, ठीक है, अभी बताता हूं। तो जो सेब का जो जूस है वो ये काम नहीं कर सकता, ये सेब कर सकता, ठीक है। और सेब का जूस जो है वो ये कर रहा है कि सेब का जूस सेब का कोर सब्सटेंस आपको दे रहा है, कोर न्यूट्रिशन दे रहा है, लेकिन इसके अलावा जो उसकी, यानी सेब के अंदर जो फाइबर है वो आपके लिए कुछ और काम करेगा। सेब का जो पल्प है ना, वो अपना, सेब का जो होल सेब है उसका अपना बेनिफिट है। तो लेकिन हम ये क्यों नहीं करते? इसलिए कि हमें एडवर्टाइजमेंट्स ने ऐसा छोड़ा नहीं। सर एक और बात भी है कि, अच्छा मैं एक बात और, सॉरी मैं एक और बात कर, फर्ज करें आप कोई ब्रांडेड स्टोर जाएं, मतलब कोई ब्रांड के किसी, कोई अच्छा सा कोई ब्रांड बताएं जहां से आप चीज़ें खरीदते हैं। नाइकी। आपको नाइकी के स्टोर पे गए और आपको पता लगा कि नाइकीज़ के ये वाले जो पेयर ऑफ शूज़ हैं ये आपको मिल रहे हैं 15,000 रुपए के, और एक और हैं वो मिल रहे हैं आपको 2,000 रुपए के, और दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों नाइकीज़ के, फ़र्क सिर्फ ये कि उस पर टैग नहीं लगा हुआ नाइकीज़ का। तो वो ये कहेंगे इस पे नाइकीज़ का टैग नहीं है और इस पे नाइकीज़ का टैग है। अगर, और वो टैग कहे कि टैग मैं आपके सामने लगा के दूंगा, जूता 2,000 का है, टैग 13,000 रुपए का है, दोनों को लगा के दूंगा तो 15,000, टैग के बगैर दूंगा तो 2,000। और दोनों नाइकी के स्टोर हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम, कंपनी खुद कह रही है, ओनर कह रहा है, वहां ओनर से मुलाकात हो गई आप, मालिक खुद खड़ा था, वो कह रहा है मैं सच बता रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान। सर बगैर टैग वाला ले लेंगे। बगैर टैग वाला ले लेंगे सर, क्योंकि हम, लेकिन सेल्फी खिंचवाने की इजाजत नहीं है उसके साथ। हाँ ठीक है, मतलब कि मैंने, ये आदमी मुझे कह रहा है तो लिहाजा मैंने, सर लेकिन बगैर टैग कितने लोग बगैर टैग वाला खरीद लेंगे? तो इसका मतलब आप लोग स्मार्ट हैं, आपको कोर्स का फायदा हुआ। मतलब अगर आप बगैर टैग का, सबकी शादियां हो सकती हाँ आगे। सर आपने बताया नहीं क्या एज है आपके हिसाब से शादी की? अच्छा शादी किस एज में होनी चाहिए ज़रा मुझे बताएं, मुख्तलिफ लोग ज़रा बताएं। आइडियल एज क्या हाँ मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इस पे मुझे एक इमाम मालिक का एक डायलॉग याद आ गया, जो उनसे ये सवाल किसी ने पूछा, ठीक है, वो मैं अभी बाद में बताता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले मुझे ये बताएं किस एज में शादी, आपके ख्याल में शादी की राइट एज कौन सी है? एक जहन में होगा ना, ये एज इस एज में होनी चाहिए, 28, 30।
अच्छा, किस किस के जहन में 25 से ऊपर है? किस किस के जहन में 30 के अराउंड है? अच्छा, किस किस के एज में, किस किस के जहन में 20 से कम की एज है? ऐसा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ऐसा नादान कोई नहीं है। लेस देन 20 कोई सोचता है कि इसमें नहीं, नेवर, शुड नेवर बी। अच्छा, ये जो हमारी चॉइस है ना कि शादी किस एज में हो, आपका क्या ख्याल? अब आप एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं, आपने ये एनालाइज करना है माई रिस्पॉन्स ऑन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट एज ऑफ मैरिज। ये एक मेरा जो ये रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स को डिटर्मिन करने वाले फैक्टर्स एक्चुअली कौन से थे? आप इसको सोचिएगा। दादी ने कहा था कि 30 साल से पहले नहीं करना, इसलिए कर रहा हूं। उर्दू के टेक्स्ट बुक में था कि जिनकी उम्र इस एज में जिन्होंने शादी की नाकाम रहे, इस एज में थी तो अच्छा रहे। मौलवी साहब ने बताया था, कहाँ किस जगह पर, एडवर्टीजमेंट में देखा, कोई सेलिब्रिटी है जिसने कभी शादी नहीं की, उसकी वजह से आपको लगा कि उसने भी नहीं की, तो चलो मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, अभी उसने भी नहीं की है। क्या वजह थी? मतलब कहाँ से ये चीज़ आई? जब आप इसको सोचेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि मार्केट फोर्सेस डिटर्मिन करती हैं। अगर आपको ये पता लगे कि आप MBA को जॉब ऑफर हो रही है 1.5 लाख रुपए की, लेकिन अगर वो शादी कर ले तो उसकी सैलरी डबल हो जाएगी, तो लोग शादी करेंगे? और अगर ये कहा जाए कि वो दाढ़ी भी रख ले तो और ट्रिपल हो जाएगी, करेंगे। अनरियलिस्टिक सिनेरियो हो गया। लेकिन मैं बताऊं, ये जो रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक है, ये भी रिलेटिव टर्म हुई ना। जो इस वक्त आपको रियलिस्टिक लगता है, मैं एक आपको बात बताऊं। जॉन टेलर गैटो का नाम सुना है आपने? जॉन टेलर गैटो सुना है आपने? जॉन टेलर गैटो का नाम? जॉन टेलर गैटो अपनी एक किताब में, जॉन टेलर गैटो एक आदमी है, वो भी जिंदा है। उसने एक किताब लिखी, द अंडरग्राउंड हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन एजुकेशन। उसने एक किताब लिखी, वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शन। उसने किताब लिखी, डम्बिंग अस डाउन, द हिडन करिकुलम ऑफ कंपल्सरी स्कूलिंग। ठीक है, ये कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम का बड़ा सख्त मुखालिफ है। इसने ये कहा कि अगर 100 साल पहले के किसी अमेरिकन को, बल्कि 150 साल पहले के किसी को अगर जिंदा करके, यानी उससे अगर ये पूछा जाता या कहा जाता कि तुम अपने बच्चों को एक ऐसी जगह पर ऐसे बंदे से पढ़ने के लिए भेजोगे जिसको तुम जानते नहीं हो, तो इस बात को सुन के उसका रिएक्शन ऐसा होता कि वो आपको कत्ल कर देता। इतना रिएक्शन उसका पैदा होता। वो कहता कि मुझे आपने ऐसा समझा हुआ है। समझ आ रही बात? 150 साल पहले की बात है। क्लियर हुई मेरी बात? मैंने क्या कहा? तो ये उस टाइम में, मतलब उस टाइम में 150 साल पहले तक आपके लिए ये अनइमेजिनेबल था कि आप अपने बच्चे को किसी ऐसे पर्सन से टीचिंग दिलवाएं जिसका बैकग्राउंड आप जानते नहीं, उसकी पूरी आप सोचते थे कौन है, इसका क्या वर्ल्ड व्यू है, इसकी क्या सोच है, ये इतनी चीज़ों को आप देखते थे। तो ये टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं। अच्छा, शादी की वैसे एज होनी क्या चाहिए? वापस काम के सवाल पे आ जाए ना, शादी का तो फैसला हो जाएगा उनसे। हमारी सोसाइटी में इसका जो नॉर्म है वो ये है कि जब आप अच्छा कमा रहे हो, हमारी सोसाइटी में यही है ना। और अच्छा कमाने का मतलब ये है कि अच्छा कमाना पता है कैसे डिफाइन होता है? आप अपने करंट लिविंग स्टैंडर्ड को अगर 30% इंप्रूव कर सकते हैं तो आप अच्छा कमा रहे हो। ये है इस वक्त अच्छा कमाने की डेफिनेशन, क्योंकि अच्छा कमाना इज अगेन अ रिलेटिव टर्म।
जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए अच्छा कमाना क्या है? लोअर मिडिल क्लास के लिए अच्छा कमाना ये है कि अगर वो बसों में चलता है तो अब वो बाइक ले ले, या बाइक ले, मतलब वो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर हो। अगर उसके घर में मतलब वो एसी लगवा ले कम से कम, जो अपर मिडिल है वो उससे ऊपर आता है, जो रिच है वो उससे ऊपर आता है, तो उसके साथ हमने जोड़ा हुआ है इसको। लेकिन हमने इसको इसके साथ नहीं छोड़ा, इसके साथ नहीं देखा हुआ कि एक्चुअली एक हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ उसमें उसको इनिशिएट करने की राइट एज क्या होगी? वो एज जिसमें ये दोनों एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें, एडजस्ट कर सकें, एक दूसरे को एकोमोडेट करने की ज्यादा अच्छी पोजीशन में हो। आप मुझे बताएं कि आपके दोस्त, आप में तो अभी आपकी एज कम है ना, आप जरा लोगों से सर्वे करें कि उनके दोस्त 30s के बाद कितने बने। ये एक मैं रिसर्च का टॉपिक दे रहा हूं, आप सोचिएगा, इस पे करवाएं, लोगों से पूछें। ये तो आम सी रिसर्च है ना, ऐसी हो जाएगी, खड़े खड़े हो जाएगी, तो ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा ये रॉकेट साइंस और बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा। आप करें 15 से 20 इयर्स के अंदर, 21 से 25, 25 से 30 और 30 से 35 लोगों से पूछें, ये वो लोग हों जिनकी एज 35 प्लस हो, और इनसे पूछें कि तुम्हारी ज्यादा दोस्तियां जो इस वक्त हैं वो इस एज में बनी थी, 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 कौन से एज में बनी थी? आप पता करें आप लोगों, और दोस्ती क्यों बनती है। मैं तो अपना हाइपोथेसिस बताऊंगा, इसलिए कि मेरे पास मैं अपना एक अंदाजा बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये रिसर्च का क्वेश्चन है ना, कि इसको हम बाकायदा देखें कि पाकिस्तानी सोसाइटी में अच्छा दोस्ती कब बनती है। दोस्ती जब बनती है जब आप देखें, आपका नाम क्या है? माज। आपका नाम क्या है? माज। मुशाहिद से कहें यार सिगरेट पीने चल रहे हो, और मुशाहिद कहें चलो, मतलब ये इनको एक बहुत बुरा सा लुक दें और कहें कि मतलब बदतमीज, तो अब इन दोनों की दोस्ती बन सकती है? नहीं बन सकती। लेकिन अगर मुशाहिद ये कहें यार मैं पीता तो नहीं हूं लेकिन तुम आदमी अच्छे हो, तुम्हारे साथ चल रहा हूं, ठीक है, अब इनकी दोस्ती बन सकती है। तो दोस्ती बनती है एकोमोडेट करने, सैक्रिफाइस करने के उसूल पर। आप किसी इंसान को एकोमोडेट करेंगे तो आपका रिलेशनशिप बनेगा। अगर आप किसी इंसान के साथ एकोमोडेट नहीं करेंगे आपका रिलेशनशिप नहीं बनेगा। आप अपने अब्बा को एकोमोडेट करेंगे, अब्बा से अच्छी हो जाएगी दोस्ती। अगर आप अपने अब्बा को एकोमोडेट नहीं करेंगे तो अब्बा से दोस्ती अच्छी नहीं होगी। सिर्फ उनसे फीस लेंगे, आप कहेंगे सर वाउचर आ गया जमा कराएं, मतलब अब्बा सिर्फ पैसे देंगे, और मतलब फ्रेंडशिप दोस्ती नहीं होगी। दोस्ती उस वक्त होगी जब आप एकोमोडेट करें। तो हम अपनी लाइफ के कौन से पीरियड में एकोमोडेट करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा रखते हैं? तो ये जो चीज है ना, ये बहुत अहम है। फिर दूसरी बात, शादी का मकसद होता है कि आपको थाम ले, यानी उसके नतीजे में होता ये कि आदमी को पता होता है कि अच्छा भाई अब मैं टाई हो गया हूँ, मैं बंध गया हूँ, ठीक है, आपको बांध दे, नहीं तो आप इधर से उधर, उधर से इधर रोमिंग अराउंड कर रहे होते हैं ना। तो आपको तो उसका एक मैकेनिज्म है, ये अल्लाह ताला ने रखा है इसका। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा आदमी जो इधर उधर जाता है वो कौन सी एज में जाता है? सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कौन सी एज में होता है? और जब आदमी, मैं आपको बताऊं, जो हमारी शादियों के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है उसकी कई वजूहत हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि हमारी जो मतलब ये मार्केट फोर्सेस डिटरमिन कर रही हैं कि शादी 30 की एज में करनी है, जब तुम अच्छा कमाओ। अच्छा कमाने का मतलब ये तुम्हारे अम्मी अब्बू ने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखा था उससे 30% ऊपर करने की काबिल जब तक नहीं हो जाओ, जब तक शादी का मत सोचना। तो ये किसने डिटरमिन किया? उसने डिटरमिन किया। दूसरी बात ये कि हर बंदा
अपनी लाइफ का जो सबसे ज़्यादा प्राइम टाइम है और लाइफ का सबसे ज़्यादा कीमती फेज़ है जिसमें वो कुछ कर सकता है, वो दे देता है मल्टीनेशनल को, किसी कॉर्पोरेट को। उस टाइम पे वो अपनी फैमिली, यानी उस एज और उस फेज़ ऑफ लाइफ के अंदर वो शादी नहीं करता, बल्कि जब वो फेज़ ऑफ लाइफ ओवर हो जाता है फिर करता है वो शादी। क्या ख्याल, समझ आती बात?